जोहार, जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के साथ में 4 अन्य राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है और उसी के साथ में इन 5 राज्यों में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इसके अलावा चुनावी खबरों के अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि किसान कानून जो सरकार ने लाए थे वो वापस हो गए। किसान कानून की वापसी के बाद में यह चर्चा उठी कि अब सीए एनआरसी जो कानून सरकार ने लाए थे वो कानून भी वापस हो जाएंगे। देश में बहुत कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी कई सारी चर्चा हुई है। ऐसे में हमारे साथ जो मेहमान है, असल में तो उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम ही अपने आप में एक परिचय है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है कि हम उनका तारुफ आपसे कराएं। हमारे आज के मेहमान हैं हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर है और उसके अलावा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के वे सरपरस्त भी हैं। सर, एमएन टीवी पर स्वागत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, मैं शुरू करूंगा। 2 साल पहले जब सरकार ने सीए एनआरसी को लाया, सीए जो कानून है उसको लाया, एनआरसी को असम में अमल कर दिया, उस वक्त आंकड़ों को लेकर बहुत सारी बातें नहीं हुई थी। केवल एक ही संगठन या कुछ ही ऐसे लोग थे जो आंकड़ों को लेकर बात कर रहे थे। वो आंकड़ा ये था कि 19,48,000 जिन लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया उसमें 5 लाख के करीब मुस्लिम हैं और 14.5 लाख SC ST OBC हैं। इन आंकड़ों को लेकर ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई। अब किसान का जो कृषि कानून थे उसकी वापसी के बाद एक चर्चा कुछ दिनों पहले शुरू हुई थी। उस पर मैं आपकी राय चाहूँगा कि चर्चा ये है कि अब सीए को भी वापस कर दिया जाएगा और इसके लिए तर्क ये दिया जाता है कि 2 साल हो गए, 2 साल बीत चुके हैं इस कानून को लाए हुए, लेकिन अभी भी सरकार ने उसके नियम नहीं बनाए, उस कानून को किस प्रकार से अमल में लाया जाएगा, और इसी से ये चर्चा शुरू हुई। तो क्या केंद्र सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है अभी सीए एनआरसी को लेकर? देखिए, आपके प्रश्न के उत्तर में 2 हिस्सों में दूंगा। एक बात तो ये कि किसानों के सिलसिले में एक धोखा अब भी दे रही है सरकार। ये मशहूर किया जा रहा है कि हमने सारी बातें उनकी मान ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी जो सबसे ज़्यादा अहम मांग थी वो थी MSP वाली। वो अभी तक उन्होंने नहीं मांगी है और अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। जब तक वो MSP के लिए कानून नहीं बनाएंगे और गारंटी नहीं देंगे, तब तक ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि किसानों की मांगें उन्होंने पूरी कर दी हैं। अब दूसरा जो सीए का और एनआरसी का और इन कानूनों का ताल्लुक है, अच्छा हुआ कि आपने खुद अपने सवाल में इस बात का जिक्र किया कि आसाम में सिर्फ 5 लाख के करीब मुसलमान और 14-14.5 लाख लोग जो इसका शिकार हुए, जिनकी सिटीजनशिप डाउटफुल करार दी गई, वो SC ST और OBC के लोग हैं। इसका साफ मतलब ये है कि अब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ सबको मिलजुल कर इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना होगा। ये अलग बात है कि इलेक्शन से पहले वो आंदोलन छेड़ा जाए या ना छेड़ा जाए, इस बारे में तो 2 राय हो सकती है, इसलिए कि इस वक्त वो सारे लोग जो आंदोलन को लीड कर सकते हैं वो कहीं न कहीं चुनाव के सिलसिले में व्यस्त हैं। लेकिन वैसा ही आंदोलन जैसा कि किसानों ने चलाया, बहुत कुर्बानी के साथ, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करके और शांतिपूर्वक कानून को भंग किए बगैर, पूरे संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए ये आंदोलन चलाना होगा और इस तरह चलाना होगा कि इसको सिर्फ मुस्लिमों का आंदोलन बताने में कोई कामयाब न होने पाए। इसलिए कि अब तो ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया
कि ये जो कुछ है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ या क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है। इसका ज़्यादा निशाना तो SC ST और OBC के लोग बनेंगे। SC और ST के लोग तो मैं समझता हूँ 80-90% के पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे। वो लोग जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बार बार बाढ़ आती है, जिनको बार बार शिफ्ट होना पड़ता है, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपने महफूज रखेंगे? वो इतने अनपढ़ और गरीब लोग हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स बनवाए भी नहीं होंगे उन्होंने। और ये बात कि किसी भारत के नागरिक को ये साबित करना पड़े कि हम भारत के नागरिक हैं, ये तो एक यहाँ के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा कलंक है। ये हमारे मौलिक अधिकारों पर एक हमला है। इसलिए यकीनन वो आंदोलन होना चाहिए और मुझे यकीन है कि वो आंदोलन होगा और सरकार को इसको भी वापस लेना पड़ेगा। ऐसे ही सरकार वापस लेगी, इस जिद्दी सरकार से मुझको ऐसी उम्मीद नहीं है। बिना आंदोलन के वो वापस नहीं लेगी। एक तो एक आंकड़ा था कि 19,48,000 का। दूसरा आंकड़ा अभी RTI के द्वारा एक जो नई जानकारी सामने आई है वो ये है कि जो 19.5 लाख लोग थे उनमें से केवल 1,032 लोगों के पास ही डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। वही लोग केवल उससे बाहर है, यानी बाकी जो जिनको बाहर रखा गया था उन्होंने भी डॉक्यूमेंट के आधार पर अपनी नागरिकता सिद्ध कर दी। ये तो और बड़ा प्रमाण है इस बात का कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो CAA और NRC के विरोध में जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो इसके बारे में अभी फिलहाल कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि वो कुछ चुनाव के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हो। मैं इस बारे में बहुत यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मुझे यकीन है इस बात का कि अगर ये बात जो आप कह रहे हैं ये सच है और यकीनन सच होगी, तब तो और ज़्यादा इस बात पर बल देना होगा कि ये कानून अनावश्यक है। सर, चुनाव के बारे में बात करते हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक अहम मुद्दा उसमें पिछले कुछ दिनों से टीवी और अखबारों में छाया रहा। उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि जो पंजाब में जो हुआ, और क्या वो एक तरफ से ये भी आरोप बीजेपी पर लगे कि PM की सुरक्षा को लेकर राजनीति हो रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो उसकी डिटेल सामने आई है, उन डिटेल्स की रोशनी में इस बात को मानना कोई आसान काम नहीं है कि ये कोई प्री प्लान्ड एक गेम नहीं था। खबरें आई हैं और बहुत ही ट्रस्टेड सोर्सेस से आई हैं कि जिस रैली को संबोधित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जा रहे थे, वहाँ कुर्सियाँ तो 7,000 बिछी थी, लेकिन आए थे 700 लोग। 70,000 का आंकड़ा था और आए थे 700 लोग। इस बात की सूचना उनको मिली तो जाहिर है कि उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे फिर इस रैली में नहीं जाना चाहिए। तो उसका कोई कारण तो बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं गए। अब आप ये बताइए कि 1-1.5 किलोमीटर के रास्ते क्या कोई जांच कर सकता है? SPG, SGP क्या बोलते हैं उसको, SPG दुनिया की बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेनिंग पाई हुई फोर्स है और वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से कनेक्टेड होती है। पल पल का इनपुट उस एजेंसी को मिलता रहता है। अगर वो उस एजेंसी के पास ये इनपुट था तो इतनी दूर तक प्राइम मिनिस्टर को बाय रोड आने क्यों दिया गया? उनको वहीं पर रोक देना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि सुरक्षा के सिलसिले में हमको सिग्नल मिल रहे हैं कि खतरा है। तो अच्छा तो नहीं लगता कि अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये बात मैं कहूँ, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अगर कहीं शक पैदा होता है इस बात पर, तो ये शोर जो उन्होंने मचाया, वो जाते जाते ये जो कह गए कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में लैप्स तो पहले भी हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर जूता फेंक के मारा गया, काली रोशनाई फेंकी गई। ऐसे कई लैप्सेस पिछले प्राइम मिनिस्टर के सिलसिले में हुए। राजीव गांधी पर श्रीलंका में हमला हुआ, लेकिन किसी ने भी इस बात का बतंगड़ नहीं बनाया। किसी ने इसको एक राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ चूंकि इन्होंने किया है और इनका इससे पहले भी कुछ ऐसा पास रहा है,
तो उसमें ये संदेह करने की पूरी गुंजाइश है कि सच ये इन्होंने उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया। लेकिन पंजाब के हालात से जो लोग वाकिफ़ हैं, वहाँ उल्टा हुआ है। बजाय इसके कि इसका फ़ायदा बीजेपी को पहुँचता, इसका बड़ा ज़बरदस्त नुकसान बताया जाता है कि वहाँ बीजेपी को पहुँचा है। और पंजाब में जो थोड़ी बहुत संभावना थी कि बीजेपी कुछ गेन कर ले, मुझे लगता है कि वो संभावना भी ख़त्म हो गई है। और देश बदनाम अलग हुआ है इस बात पर कि इतनी नीची सतह पर उतरकर अगर राजनीति की जाए और वो भी प्रधानमंत्री के स्तर पर, तो ये किसी भी भारतीय नागरिक के लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि शायद शर्म की बात है। हम कानपुर रोड से सर आपके यहाँ पर आने के लिए निकले। गूगल मैप पर हमने लोकेशन लगाया तो हमने गूगल मैप ने हमें बताया कि इस रोड से न जाइए, इसमें ट्रैफिक है, और हम थोड़ा घूम कर आए, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। तो गूगल मैप दिखा रहा है कि ट्रैफिक कहाँ है और क्या है। सवाल ये है सर कि प्रधानमंत्री जैसा आपने भी जिक्र किया कि हाँ, मैं जिंदा वापस आया, ये जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, क्या इससे दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है? क्योंकि बीजेपी के द्वारा जो उनके विरोधी है उन पर यह सतत आरोप होता है कि वो लोग, जैसे किसान आंदोलन के बारे में भी आरोप लगाए गए कि ये भारत का मसला है, भारत में रहने दिया जाए, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब ना हो। तो प्रधानमंत्री के ऐसे बयान से अगर दुनिया के अलग अलग जो प्रधानमंत्री है वो भी भारत में आते हैं तो वो क्या सोचेंगे कि जो देश इनके प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो हमारी रक्षा क्या करेगा? तो क्या मैसेज गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? बहुत शर्मनाक, बहुत इंसल्टिंग। देश की सुरक्षा एजेंसियों की भी ये ज़बरदस्त इंसल्ट है और ख़ुद पंजाब के ऊपर और पंजाबियों पर एक हमला है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो गोया, अब तक तो हम मुस्लिम वर्सेस हिंदू समझते थे, फिर क्रिश्चियंस पर हमला होना शुरू हुआ। कितने चर्चेस तोड़े गए हैं इस अरसे में, वो आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। मस्जिदों से ज़्यादा चर्चेस तोड़े गए हैं और 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन तोड़े गए हैं। यही हाल अब सिखों के साथ हो रहा है। बहुत दुखद बात है कि ज़रा से पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, कुछ वोट्स अपने बढ़ा लेने के लिए, अपने देश की इतनी वफादार कौम, सिख कितनी बहादुर कौम है, और देश के बॉर्डर की हिफाजत में सिखों का जो गोया पार्टिसिपेशन है, सिखों का जो रोल है, वो शायद किसी कम्युनिटी का नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी देश के देशभक्ति में, देश के साथ वफादारी में किसी को कोई संदेह करने की कभी गुंजाइश ही नहीं हुई। और उस पूरे प्रदेश के ऊपर एक ऐसी बात कह देना, ये मैं समझता हूँ कि शायद बगैर सोचे समझे उन्होंने कुछ कह दिया, आउट ऑफ इमोशंस या एक पॉलिटिकल कुछ, लेकिन नुकसान ही इसका उनको, उनकी ज़ात को पहुंचा होगा, उनकी छवि को पहुंचा होगा, और ख़ुद भारत का इमेज और भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका इमेज यकीनन दागदार हुआ होगा। और इंटरनेशनल मीडिया में इस सिलसिले में जो कमेंट्स आए हैं, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो या टाइम्स हो, ये बड़े बड़े अखबार जो इंटरनेशनल हैं, ये सब पर जो कमेंट आ रहे हैं वो हम भारतीयों के लिए बहुत शर्म के वाले कमेंट्स हैं। बीबीसी में मेरी भी जो कमेंट आया है वो भी इसी तरह का है। तो जो किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगता, काश हमारे प्रधानमंत्री ने वो जुमला न बोला होता। भले वो उस रास्ते पर आ गए थे और वापस चले जाते, लेकिन उस सेंटेंस ने बहुत इसको खालिस पॉलिटिकल एक मूव साबित कर दिया है। सर, अभी 5 राज्यों में चुनावी तैयारियां चल रही है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, आचार संहिता लागू है। अभी 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने कहा कि रैलियां वर्चुअल करनी है, लोगों में नहीं जाना है। अब इस तारीख को 22 जनवरी तक कर दिया है। तो ये जो नया अभी लोकतंत्र में एक नया पड़ाव आया है या नए तरीके से चुनाव का प्रचार हो रहा है, वो लोकतंत्र की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए कितना सही है, कितना घातक है? देखिए, ये बात अगर सिर्फ
मेडिकल ग्राउंड्स पर होती तो हम समझ सकते थे कि एक मजबूरी है, और मेडिकल ग्राउंड्स पर अगर ये होना था तो इलेक्शन को भी डिले किया जा सकता था, पोस्टपोन किया जा सकता था, और ताकि तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड पर अपना कैंपेन करने का मौका मिले। जो बात सामने आई है वो ये आई है कि बहुत तेज़ी के साथ बीजेपी की और प्राइम मिनिस्टर की रैलीज में आने वाले क्राउड की तादाद कम होती चली जा रही, और अपोजिशन पार्टीज की रैली में आने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही। कहीं न कहीं इस बात का पूरा इम्कान है कि इसको सामने रखकर ये पब्लिक रैलीज को बना किया गया हो, इसका मेडिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं। देखिए, हम तस्वीरें देखते हैं, हम देखते हैं कि जिस दिन 11 तारीख को लखनऊ में जो कैबिनेट मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और उसी दिन दिल्ली में हाई कमांड की मीटिंग हो रही है, कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है बीजेपी की। आप देखिए, उसमें अमित शाह साहब, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, वो मास्क लगाए बगैर जा रहे हैं। क्या मतलब इसका? अगर उनको यकीन है कि हमारा वायरस इतना ख़तरनाक है तो एटलीस्ट होम मिनिस्टर को पब्लिक के सामने तो मास्क लगाना चाहिए था। वो जा रहे हैं बगैर मास्क लगाए, हंसते मुस्कुराते हुए। तो वो वायरस जो है वो सिर्फ अपोजिशन की पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए, उनके लिए वायरस नहीं है। कौन सा एंटी वायरस वो यूज़ कर रहे हैं? तो ये बातें सब, देश की जनता इतनी भोली, इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा उनको पहुंचेगा, इसका नुकसान ही उनको पहुंचेगा। अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। कई सारी मंत्री विधायक उनके इस्तीफे की एक झड़ी लग गई है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में बीजेपी फिर एक बार जो उनका पुराना एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, उसी पर आकर काम कर रही है। कैसे देखते हैं? इससे साबित होता है कि बीजेपी कितनी बैंकरप्ट पार्टी है। उसके पास देश के विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। किस कदर महंगाई देश में बढ़ी है पिछले 2-3 सालों के अंदर, कहीं उसका तस्करा नहीं है। किस कदर नॉन एम्प्लॉयमेंट, लाखों नौजवान बल्कि करोड़ों इस वक्त बेरोजगार हैं, उसका कोई तस्करा नहीं है। जो मिसमैनेजमेंट हुआ है कोरोना वायरस के सिलसिले में, उसका कोई तस्करा नहीं है। जो करप्शन चल रहा है, उसका कोई तस्करा नहीं है। अब ऐसे में उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो हिंदू 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 मुस्लिम बनाकर, और मैं समझता हूँ इसके पीछे एक और बहुत शायद बड़ा रीज़न ये भी है कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे इस शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज़, ओबीसीज़ की थी, जो डिप्राइव क्लास है, जो अछूत जिनको कहा जाता था, जिसमें सबसे बड़ी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है। इसकी अथक मेहनत से, और दूसरी और जो रीजनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मनुवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं और लोगों को नॉलेज दे रही हैं, उसके असर से लोग अपनी असली आइडेंटिटी को पहचान रहे हैं। अब उन्हीं लोगों को जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, जो हिंदू नहीं थे, उनको हिंदू बनाकर ये वोट डलवाना चाहते हैं। और इनको ये बात का डर लग रहा है कि चूँकि उनमें से बहुत बड़ी तादाद को अपनी असली आइडेंटिटी अब वो जान गए हैं, इसलिए वो वोट डालते वक्त किसान की हैसियत से वोट डालेंगे, मजदूर की हैसियत से वोट डालेंगे, ओबीसी की हैसियत से वोट डालेंगे, महिला की हैसियत से वोट डालेंगे, SC ST और माइनॉरिटी होने की हैसियत से वोट डालेंगे। वो हिंदू होने की हैसियत से वोट नहीं डालेंगे। इनका अपना पूरा प्लान ये होता है कि वोट डालते वक्त तुम न किसान रहो, न मजदूर रहो, न महिला रहो, न ओबीसी रहो, न SC ST रहो, न कुछ रहो, तुम सिर्फ हिंदू बन जाओ। ये उस किस्म की भावनाएं। लेकिन एक बार 2 बार दांव चल जाता है, पब्लिक उस साजिश को नहीं समझती। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि भारत का और इन सब राज्यों का जहां चुनाव होने वाला है, यहाँ की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि इस जाल में अब नहीं फंसेगी। आपने कुछ दिनों पहले, 2-4 दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक लेटर लिखा। लेटर ओवैसी साहब को था, और
आपके उस लेटर अपलोड करने के बाद में कई सारी प्रतिक्रियाएं, कमेंट भी आए, और जितना मैं आपको जान रहा हूँ पिछले 5-7 सालों से, इतना आपका विरोध नहीं हुआ है जितना उस वक्त हुआ। तो ये सार्वजनिक तौर पर ऐसे करने का मतलब कैसे ख्याल आया कि इसको हम सार्वजनिक ही कर दें? देखिए, ऐसे पॉलिटिकल मसाइल में कोई आदमी कोई राय दे और ये उम्मीद करे कि विरोध न हो, ये संभव ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। हमें ये देखना पड़ता है कि क्या चीज़ देश हित में है, क्या चीज़ देश हित में नहीं है। अगर कोई चीज़ देश हित में है तो हमको अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं ये बात तो नहीं मानता कि विरोध ही ज़्यादा हुआ है, इसलिए कि ज़्यादातर कमेंट्स उर्दू में आए हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है और अच्छी खासी तादाद में लोगों ने उसका विरोध भी किया है। और उसमें क्या था, लोग असल में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, मिस कर जाते हैं पॉइंट्स को। मैंने उसमें 3 पॉइंट्स का मशवरा दिया है ओवैसी साहब को। एक ये कि देखिए, आप हालात को समझ रहे हैं अच्छी तरह कि क्या हो रहा है। ख़ास तौर पर 11 जनवरी के बाद से जो बीजेपी की झड़ी लगी है, जैसे आपने कहा, तो उसके बाद से बीजेपी की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हुई है। उस सूरत में आप ऐसा करें कि जिन सीटों पर आपको बहुत अच्छी पोजीशन मजबूत नज़र आए, आप वहाँ पूरा जोर लगा दें। बिहार में उन्होंने क्या किया था? बिहार में उन्होंने ऐलान तो किया था ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े करने का, लेकिन आखिर में उन्होंने बहुत संख्या घटा दी और सीमांचल के उस इलाके में जहां पहले से हालात उनके लिए अनुकूल थे, वहां उन्होंने सीटें हासिल की। ये समझदारी की बात थी। यहाँ यूपी में मैंने उनसे यही उनको मशवरा दिया कि आप उन सीटों पर अब बहुत ज़्यादा, मुझसे ये बात खुद MIM के कैंडिडेट्स ने कही, यानी उनके जो फैंस हैं उनके अलावा उनके कैंडिडेट्स ने कही कि भाई किसी तरह आप उनको मशवरा दीजिए कि वो पूरी यूपी में कैंडिडेट्स न खड़ी करें या ज़्यादा 100 सीटें न खड़ी करें, और उसके अलावा आप बाकी जिस गठबंधन को मुनासिब समझें आप उसको सपोर्ट कर दें, अपील कर दें। और तीसरी बात मैंने ये भी कही कि मजलूमों की एक मुत्तहिद पार्टी आपकी क़यादत में चले, मैं बिल्कुल इसको तस्लीम करने को तैयार हूँ। आप इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर उसी शाम से अपनी इस पार्टी को मजबूत से मजबूतर करने की कोशिश शुरू कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो मौजूदा पार्टियां हैं ज़िंदगी भर इन्हीं की ग़ुलामी करते रहेंगे, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मजलूमों को अपनी अलग सियासी पार्टी बनानी चाहिए, मैं इसका पूरी तरह तायीद करता हूँ। लेकिन इस समय ये बहुत ही नाजुक मोड़ है, इस मुहिम वोटों का बंटवारा कम से कम हो, ये मैंने कहा। तो जिन लोगों ने तीनों पॉइंट्स पर गौर किया उन्होंने बहुत इसको पसंद किया, सैकड़ों मैसेजेस आए हैं इसकी अप्रिशिएट किया। और जिन लोगों ने, जाहिर है कि जो ओवैसी साहब के फ़ैन हैं, मेरे वो दोस्त हैं, मैं उनकी सलाहियतों का कायल हूँ, उसमें भी मैंने लिखा है। मैंने लिखा है कि मैं आपके जज्बात का आज़ाद, और मेरे असली जज्बात ये नहीं है। मैंने उसमें लिखा है कि ज़मीनी सच्चाइयों को सामने रख कर मैं ये मशवरा आपको दे रहा हूँ, वरना मेरे जज्बात तो बिल्कुल यही हैं कि ये जो पुरानी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, कब तक हम इनका तजुर्बा करते रहें। अभी वो सेकुलर तो नहीं रही, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चली गई। अब वो मुझे इसीलिए सो कॉल्ड कहा, बिल्कुल। तो लेकिन कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है तो स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, टाइमिंग देखनी पड़ेगी। क्या ये टाइमिंग सही है, या ये काम तो 40-50 साल पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब इस वक्त न करके इसको छोटे पैमाने पर करके और आगे अगली सिलेक्शन के बाद भरपूर मेहनत इसके ऊपर हम सब मिलजुल कर करें, ये मेरा सुझाव था और आज भी मैं इस पर मुतमईन हूँ। अब हो सकता है बहुत से लोगों को इससे इख्तिलाफ हो, मैं उन सब का भी एहतराम करता हूँ। आपने कमेंट तो शायद मतलब पढ़े ही है, आपको पता ही है। उन्हीं कमेंट्स को कुछ मैं सवालों के द्वारा आपसे पूछना चाहूँगा ताकि दर्शक भी समझ पाए कि क्या कुछ वहाँ पर चर्चा हुई थी। एक तो ये बताया गया कि अगर आपने ओवैसी जी को सलाह दी, क्या अखिलेश यादव आपकी ओवैसी को दी हुई सलाह के बाद सपा की वहाँ पर सीटें खड़ी नहीं करेंगे जहाँ पर ओवैसी कैंडिडेट मजबूत है?
मैं ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं करता। मैं ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि अखिलेश ये करेंगे। मैंने अखिलेश को जो मशवरे मुलाकातों में दिए हैं वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मैंने उनको क्या मशवरे दिए हैं। अब वो कितनी बात मानते हैं कितनी बात नहीं मानते, आपने तो खुद ही सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम लिया है। तो वो मैं ओवैसी पर अपना हक ज़्यादा मानता हूँ। ओवैसी को मैं समझता हूँ कि वो ये एक अच्छी उभरती हुई सियासी ताकत हैं और उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त आप ये कीजिए, उसके बाद अपनी पूरी तहरीक। लेकिन अखिलेश यादव अगर ओवैसी जहां पर मजबूत है वहां पर कैंडिडेट देंगे तो आपने जो सलाह दी है या आपकी जो चाह है कि बंटवारा ना हो मतों का, वो तो वैसे भी होगा। मैं देखता हूँ उस वक्त मुझे क्या करना होगा, मैं उस वक्त करूँगा। एक उसमें यह भी है कि आप नहीं चाहते कि सपा का नुकसान हो। मैं कोई सपा का कोई सपोर्टर नहीं हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप देखिए कि 22 का इलेक्शन ये एक स्टेट का इलेक्शन नहीं है, ये सेमीफाइनल है। हम सब जानते हैं कि अभी वो उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं, फिर भी उनके क्या तेवर हैं, क्या इरादे हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त बीजेपी वाले यूपी में न जीत पाए। अगर कोई कॉम्बिनेशन बीजेपी को रोकने की सलाहियत रखता है तो उसके बाद आइंदा हमको मौका मिल जाएगा कि हम अपनी एक सियासी ताकत बनाने की कोशिश करें। अगर ये लोग पूरी तरह पावर में फिर आ गए तो ये तो उस तरह का काम करने का मौका भी हमको नहीं देंगे। कमेंट्स में ये भी है कि क्या बीजेपी को हराने का ठेका अकेले मुसलमानों ने लिया है? अखिलेश यादव की तरफ से भी कुछ पहल होनी चाहिए, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी की जो अलग अलग पार्टियां हैं उनको उन्होंने साथ में लेना चाहिए। उन्होंने लिया है साथ में, लेकिन वो पार्टियां नहीं है जो इन कम्युनिटीज़ का वोट ट्रांसफ़र करने का काम करे। तो कमी वहाँ पर भी है। बिल्कुल है, यकीनन है। उनको उनको मजीद बिल्कुल दायरे को वसी करना चाहिए, उनको यकीनन करना चाहिए। अखिलेश यादव की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है और आप कह रहे हैं कि अखिलेश यानी बीजेपी ना आए इसलिए अखिलेश को समर्थन दो या फिर वोटों का बंटवारा ना हो। ये जो मसला है ये कोई पर्सनल खुशी और गुस्से का मसला नहीं है। उनकी तरफ से भी तो कुछ उनकी तरफ होना चाहिए। अगर नहीं हो रही तो हमारे गुस्से के कोई समुंदर में छलांग नहीं लगाएंगे हम। ये पॉलिटिक्स जो है ये गुस्से की चीज़ नहीं है, ये दिमाग से सोच समझ कर, ये एक चेस का गेम है, ये कोई कुश्ती और कबड्डी नहीं है। इसलिए तमाम तर शिकायतों के बावजूद हम इस वक्त अगर ये देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन बीजेपी को रोकने की पोजीशन में है, तो वो लोग जो बीजेपी से कुछ ज़्यादा नुकसानदेह समझ रहे हैं वो यही राय देंगे कि फिलहाल आप इस कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाइए। लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं। हमें टाइम गेन करना है इसलिए कि हम उन मजलूमों की ताकत को खड़ा कर सकें। कल की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अखिलेश यादव को शेड्यूल कास्ट दलितों की नेताओं की ज़रूरत नहीं है, केवल वोट चाहिए। इसी प्रकार के कमेंट्स आपके उस पोस्ट के नीचे मुस्लिम लोगों ने भी की थे कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को केवल मुसलमानों के वोट चाहिए और नेता के तौर पर, जैसे आज़म खान का भी कई सारे लोगों ने उसमें जिक्र किया है, तो नेता के तौर पर नहीं चाहिए। उन्होंने एक कमेंट ऐसी थी कि अखिलेश यादव या सपा समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए अलग अलग रैलियां की या कार्यक्रम लगाए, अलग अलग जाति के लोगों को लिया, लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ काम नहीं किया है। तो क्यों हम उसके साथ में जाए? केवल इसीलिए कि बीजेपी को हराना है, ठेका के केवल उन्होंने ही लिया? मैं अपनी उसी बात को फिर दोहराऊंगा। देखिए 40-50 साल पहले ये काम होना चाहिए था। मैंने उस खत में भी लिखा है, अभी भी आपसे कहा, हमें अपनी सियासी ताकत बनानी चाहिए तमाम मजलूमों को इकट्ठा करके। असल हल वो है। अब वो नहीं किया गया और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ही पर भरोसा किया गया, तो उसके नतीजे में यहाँ तक हम पहुँच गए जहाँ पर इस वक्त हम खड़े नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन गुस्से में आकर हम उनको भी हरा दें तो उसको हराने के बाद उनका नुकसान ज़्यादा होगा या खुद हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। हम इस वक्त इस इमोशनल किस्म के रिएक्शन
को बेहतर नहीं समझते। हम समझते हैं कि ऐसा कुछ मौका आए इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में कि जब हम एक ऑल्टरनेट ताकत को खड़ी कर सकें। हमारा ख्याल ये है कि बीजेपी अगर आ गई पूर्ण बहुमत के साथ तो हम वो काम भी नहीं कर सकेंगे जो करना बहुत ज़रूरी है। फायदे नुकसान की बात जहाँ तक है, लोगों का कहना है कमेंट्स में आपके कि बीजेपी के बजाय समाजवादी भी आ गई, समाजवादी का भी हमने देखा, तो कोई बदल या कोई बहुत चेंज मुसलमानों के फायदे के लिए सपा ने राज किया हो, उनको फायदा पहुंचाया हो, ऐसा तो नहीं है। तो फायदा यहाँ पर भी नहीं है, वहां पर भी नहीं है, तो नुकसान को बचाना है तो हम ही क्यों लगे? हमारे यहाँ एक उसूल है, फायदा तो सपा के राज में भी नहीं था। हमारे यहाँ एक उसूल है कि अगर आपके सामने चॉइस ये हो, दो चीज़ों का में एक को चुनना है आपको, एक ज़्यादा नुकसानदेह है, एक कुछ कम नुकसानदेह, तो कुछ कम नुकसानदेह को आप, वो ईंट और पत्थर वाली बात होगी। अब वो आप जो चाहे शब्द आप शब्दावली इस्तेमाल करें, लेकिन बिल्कुल साफ बात है, ये समझदारी की बात है। और ये कमेंट्स आए हैं तो ये कमेंट्स में कौन सी परेशानी की बात है भाई? मैं कोई पैगंबर हूँ कि मेरी बात को सब मान लें? मैं कोई खुदा हूँ? एक सजेशन है, मेरा एक राय है, मैंने दी है। बहुत से लोगों को अच्छी लगी, बहुत से लोगों को बुरी लगी, और मैं दोनों का एहतराम करता हूँ। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया में आपने जो लिखा है, तो इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने के लिए भी मौका मिलेगा? क्योंकि एक देश का सबसे बड़ा मौलाना ये कह रहा है मुसलमानों की एक हो जाओ, वोटों का बंटवारा न करो, तो हिंदू के फोल्ड में वो नहीं लाएंगे। मैंने उसमें ये लिखा है कि आरएसएस और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ओबीसीज है, और अब ओबीसीज एकदम से पलायन कर रहे हैं और ओबीसीज निकल कर बाहर आ रहे हैं। ये बेहतरीन गोल्डन चांस है। ओबीसीज अगर निकल आए 20-30% भी आरएसएस की और संघ परिवार की और बीजेपी की गिरफ्त से, तो क्या आप नहीं समझते कि भारत में एक ज़बरदस्त क्रांति आना आसान होगा? ये ओबीसीज का जो इस वक्त मामला है ना, ये मैं पूरा फोकस इस पर देना चाहता हूँ। मैंने मुसलमानों के मसले पर फोकस नहीं किया है, उसमें मैंने यही लिखा है कि ये जो वाक़या है, ये आम तौर पर जो लोग निकल आते हैं इस पार्टी से उस पार्टी में, ये नहीं है, बल्कि ओबीसी के नाम पर लोग निकल रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो पीछे चला गया, और फिर से एक मरतबा ये मंडल का जो एजेंडा था, ओबीसी का जो एजेंडा था, वो ऊपर आ गया। तो यकीनी तौर पर इस एजेंडे को हमें सपोर्ट करना चाहिए। चुनाव को कैसे देखते हैं आप? अभी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ है। आपके सलाह पर, आपके मशवरे पर ओवैसी जी कितना काम करेंगे, सपा कितना काम करेगी, ये अलग बात है, लेकिन भविष्य क्या है? किस ओर जा रहा है ये चुनाव? मुझे लगता है कि अब बहुत ही मतलब कांटे का मुकाबला होगा। और वैसे चुनाव के सिलसिले में बहुत पहले से कुछ कहना भी ज़रा मुनासिब नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी परिस्थितियाँ बदलती हैं। ठीक चुनाव से पहले से ही अंदाज़ा हो पाएगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन एक यकीनी तौर पर यह बात तो कही जा सकती है कि बीजेपी डिफेंसिव पोजीशन पे आ गई है, बैकफुट पे आ गई, इतना तो कहा जा सकता है। इसका फ़ायदा देश की जनता को होगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। चुनावी मसलों पर बहुत सारी बात हुई, खासकर जो लेटर उन्होंने ओवैसी के नाम से जारी किया था, ओवैसी जी के नाम से, उस लेटर के नीचे जो प्रतिक्रिया जो हमने पढ़ी, फिर हमें ऐसा लगा कि हज़रत का इंटरव्यू करना चाहिए, उस पर खुलकर उनकी बात जो नहीं कह पाए आप उस लेटर में या उस पोस्ट में, तो वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए। और चुनाव का माहौल है, इसी तरह से हम अलग अलग जो राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले सामाजिक जो चेहरे हैं बड़े, जिनको लोग मानते हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी राय चुनाव को लेकर आप जानने की कोशिश करेंगे और आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस पूरे इंटरव्यू पर फिलहाल जो हमने चर्चा की है उस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।